नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछली हमारी क्लास 6 थी जिसमें हमने क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। उसमें मैंने कहा था कि हम इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 मिला के, और इस वीडियो में मतलब क्लास 7 में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 21 ही करेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 21 ही है, और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे, 16, 17, 18। अगली वीडियो में हम लोग 19, 20, 21 क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एम फेज़ में प्रो फेज़ के बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास 7 में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग लेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म्ड या सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो हिस्टोन प्रोटीन्स किस फेज में सिंथेसाइज होते हैं सेल साइकिल में, यूकैरियोटिक सेल में? ऑप्शंस है हमारे पास, ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज, ड्यूरिंग S फेज, ड्यूरिंग एंटायर प्रोफेज मतलब पूरे प्रोफेज में, या ड्यूरिंग टेलोफेज। यह क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और हो सकता था G2, जैसे यहाँ पर सिर्फ G2 फेज ऑफ प्रोफेज है, एक सिंपल ऑप्शन G2 भी हो सकता था, है ना। क्योंकि जब हमने पढ़ा था इंटरफेस के बारे में तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि किस फेज में क्या होता है, बहुत ही ब्रीफ में देखा था। उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस था वो G2 फेज में था, और हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो G2 फेज क्या आंसर होगा? लेकिन G2 फेज आंसर नहीं, यहाँ पर आंसर हमारा होगा S फेज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस था वो G2 फेज में तो होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन सिंथेसिस पहले भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग S फेज की बात करें तो DNA के सिंथेसिस के लिए ही कुछ प्रोटीन्स हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रोटीन्स G2 फेज में होंगे सारे, तो फिर जो DNA रेप्लिकेशन में प्रोटीन चाहिए तो DNA रेप्लिकेट ही नहीं होगा, तो S फेज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए DNA रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस S फेज में ही होना चाहिए ताकि वो DNA को पैक कर सके। अब हम लोग देखेंगे क्या काम होता है उसका, ठीक है। और हमने पिछले वीडियो के क्वेश्चन में देखा था कि कुछ प्रोटीन्स आपके G1 फेज में भी होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस G1 में भी होता है, S में भी होता है, G2 में भी होता है, लेकिन जनरली हम लोग G2 फेज बोलते हैं क्योंकि G1 और S में कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स ही फॉर्म होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा S फेज, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब हमें पता है कि DNA का रेप्लिकेशन होता है S फेज में, सिंथेसिस फेज या DNA सिंथेसिस फेज, ओके। तो रेप्लिकेट हुआ मतलब नए DNA फॉर्म हुए, ठीक है। अब ये जो नए DNA फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? एक हेलिक्स शेप्ड होते हैं, मतलब अगर हम लोग उसको बोले तो एक थ्रेड शेप्ड के होते हैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये जो हम लोग एक थ्रेड माने इसको बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये जो थ्रेड होता है वो पैक होते हैं, ठीक है। तो वो किस में पैक होते हैं? तो वो न्यूक्लियोसोम्स में पैक होते हैं। यहाँ एक नया शब्द है न्यूक्लियोसोम्स, इसे आप ध्यान रखिएगा कि न्यू DNA फॉर्म्ड इन द S फेज मस्ट बी पैकेज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। तो उनको न्यूक्लियोसोम में पैक किया जाता है टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और DNA से मिलकर बना होता है। मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोसोम, अ न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ DNA पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो DNA जो पैक होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था पहले, और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स में DNA होते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिड मतलब क्रोमेटिक्स में होता है, ठीक है, क्रोमेटिक जो मटेरियल होता है या क्रोमेटिन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे करके पैकेज होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको और डिटेल में जाए तो कैसे पैकेज होता है? तो जो DNA होता है वो DNA न्यूक्लियोसोम में पैक होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम में पैक होता है, और न्यूक्लियोसोम फिर आपके क्रोमेटिन के स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है DNA का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल शेप जैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप जैसा होता है, इसमें क्या होता है? ऐसे बाउंड होते हैं, पैक होते हैं, फिर ऐसे होता है, फिर एक और ऐसे होते हैं, ठीक है।
तो इस ऐसे करके पैक होते हैं डीएनए, ठीक है। तो वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें डीएनए पैक होते हैं, ठीक है। तो द न्यूक्लियोसोम इज़ द फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। और फिर वो जो न्यूक्लियोसोम होता है वो जब पैक होता है तो वही क्रोमेटिन बनाता है ना, क्रोमेटिन मटेरियल। तो यहाँ पर अब हम लोग हिस्टोन देखते हैं, हिस्टोन क्या होते हैं। तो दे एक्ट एज स्पूल्स। स्पूल क्या होते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं स्पूल, है ना। और इसमें डीएनए ऐसे पैक होता है, ठीक है। तो जो जनरल स्पूल होते हैं प्लास्टिक के और मतलब मेटल के भी हो सकते हैं, तो स्पूल जैसे होते हैं उस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है हिस्टोन का। और उसमें जो डीएनए होते हैं वो वाइंड करते हैं टू क्रिएट स्ट्रक्चरल यूनिट्स। और हिस्टोन और उस डीएनए का इस स्ट्रक्चर जो बनते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोसोम्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं पैकेज्ड स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो डीएनए हिस्टोन में वाइंड होते हैं, फिर हिस्टोन और डीएनए मिला के न्यूक्लियोसोम बनता है। और न्यूक्लियोसोम आपका स्ट्रक्चर जब पैक होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो हिस्टोन एक्ट एज स्पूल्स अराउंड विच डीएनए वाइंड्स टू क्रिएट स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स इन टर्न आर रैप्ड इनटू फाइबर्स दैट फॉर्म टाइटली पैक क्रोमेटिन, है ना। 30 नैनोमीटर फाइबर, इसका बहुत सारा डिटेल्स है पर डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिमिट रखनी है कहाँ तक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है 30 नैनोमीटर्स या कुछ, डायरेक्ट मैंने लिखा है न्यूक्लियोसोम्स रैप होते हैं फाइबर्स में जो टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन बनाते हैं, ठीक है। अब हिस्टोन्स क्या करते हैं, तो हिस्टोन्स प्रिवेंट्स डीएनए फ्रॉम बिकमिंग टेंगल्ड एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डीएनए डैमेज। तो हिस्टोन्स प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को टेंगल होने से और डीएनए डैमेज से बचाते हैं। क्योंकि हमने देखा था स्टॉल डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, जीवन एस में जो वो सिग्नल चेक पॉइंट में सिग्नल होता है, ठीक है, तो उससे वो बचाते हैं हिस्टोन, ठीक है, डैमेज नहीं होने देते हैं डीएनए को। विदाउट हिस्टोन्स अनवोन डीएनए इन क्रोमोसोम्स विल बी वेरी लॉन्ग। तो अगर हिस्टोन्स उसको पैक नहीं करें, अगर वो वाइंड ना हो हिस्टोन में, तो बहुत लंबे हो जाएंगे डीएनए, उनका लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्टोन उनको बहुत ही शॉर्ट में पैक करते हैं। और हिस्टोन अगर हिस्टोन नहीं होंगे तो डीएनए जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो पैकेजिंग करते हैं उसके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि एस फेज़ में हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं। क्योंकि एस फेज़ में रेप्लिकेशन होता है, नए डीएनए बनते हैं, तो उनको पैक करने के लिए प्रोटीन्स भी चाहिए। तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी, हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस एस फेज़ में होता है। एक बात और हम ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कोई भी प्रोटीन, वो एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। हिस्टोन भी एमिनो एसिड का पॉलीमर होगा। तो हिस्टोन बेसिकली उसमें दो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, मतलब बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। वो होते हैं लाइजिन और आर्जिनाइन, ठीक है, ये होते हैं इसमें। और ये दोनों क्या होते हैं, जैसे हमें पता है एमिनो एसिड में NH2 और COH रहते हैं, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा या कम रह सकते हैं। अगर COH के रेस्पेक्ट में NH2 ज़्यादा है तो उसको बेसिक बोलेंगे, और अगर NH2 के रेस्पेक्ट में COOH ज़्यादा है तो उसको एसिडिक बोलेंगे। तो हिस्टोन्स क्या होते हैं, वो हाईली बेसिक होते हैं। उनमें ज़्यादातर लाइसिन और आर्जिनाइन प्रेजेंट होता है, और ये दोनों बेसिक है। इनमें NH2 के नंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन्स आर हाईली बेसिक प्रोटीन्स अबंडेंट इन लाइसिन एंड आर्जिनाइन रेसिड्यूज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियाई। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी कि डीएनए कैसे फॉर्म होने के बाद पैक होते हैं। इनके फिर बहुत टेक्निकल डिटेल्स है, पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एस फेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है। जैसे ये कुछ नोट्स हैं, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन था वो मेन सिर्फ इतना था, इसे आपको ध्यान रखना है कि एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन के संग हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसका पैकेजिंग भी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारे पास दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो G0 फेज जो हमारा क्वाइसेंट फेज होता है, उसमें जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, ये स्टेटमेंट 1 बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट है। यह क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था,
और आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट और 1 इज़ इनकरेक्ट बट 2 इज़ करेक्ट। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में कि जो हमें पता है जो हमारा जी नॉट फेज़ होता है या क्वाइसेंट फेज़ होता है सेल साइकिल का, उसमें सेल ग्रोथ और डिवाइड तो नहीं करता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जो सेल के अंदर होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ड्यूरिंग जी नॉट फेज़ ऑफ सेल साइकिल द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो सेल हमारा मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। तो हमारा 1 क्या होगा, 1 फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें इनएक्टिव लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 हम लोग देखें कि द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। ये बिल्कुल सही है कि एस फेज का डुप्लीकेशन होता है, एस फेज में सेंट्रोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 सेंट्रियोल्स मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम होता है एस फेज में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 इज़ इनकरेक्ट बट 2 इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स, ठीक है। एक बैक्टीरियम है जो 35 मिनट्स में डिवाइड करता है। इफ़ अ कल्चर कंटेनिंग 10 to the power 5 सेल्स पर मिलीलीटर इज़ ग्रोन फॉर 175 मिनट्स। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया कल्चर है जिसमें 10 to the power 5 सेल्स हैं पर ml, ओके। और वो हम उसको ग्रो करने दे रहे हैं 175 मिनट्स तक। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स। तो 175 मिनट्स के बाद कितने बैक्टीरिया सेल्स या कंसंट्रेशन क्या होगा पर ml। यह क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ सिंगुलर प्लूरल है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे बैक्टीरियम सिंगुलर होता है एक बैक्टीरिया और प्लूरल हमारा बैक्टीरिया होता है, सिंगुलर फंगस होता है और प्लूरल फंगाई होता है, और सिंगुलर एल्गा होता है और प्लूरल एल्गी होता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं पर यहाँ मैंने बेसिक 3 लिखे हैं। अब कल्चर क्या होता है, तो जैसे यहाँ बैक्टीरिया का है तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर होते हैं जिसको माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर या माइक्रोबियल कल्चर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करने दिया जाता है। कुछ उसका मीडियम रह सकता है, कल्चर मीडियम, या कोई उसका एपेरेटस होता है कहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, और फिर लेबोरेटरी कंडीशंस वो होगा, एक मीडियम दिया जाता है। तो उसमें ये मेथड होता है जिसमें माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर और माइक्रोबियल कल्चर is a method of multiplying microbial organisms by letting them reproduce in predetermined culture medium under controlled laboratory conditions। तो लेबोरेटरी में एक प्रीडिटरमाइंड कंडीशंस में उनको मल्टीप्लाई करने दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर या माइक्रोबियल कल्चर। यहाँ पर बैक्टीरिया कल्चर है, मतलब किसी मीडियम में बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने, रिप्रोड्यूस करने दिया जा रहा है, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं, जब एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है उसका मतलब क्या है, डिवीजन हो गया, एक सेल 2 में डिवाइड होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से हम लोग शुरू किए, स्टार्टिंग में हमारे पास n0 मतलब नंबर ऑफ सेल्स 1 था, ओके। तो जब ये 2 में डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 1 साइकिल कंप्लीट हो गया तो कितने सेल्स बने, तो 2 सेल बने। तो 2 to the power 1 इंटू n0, स्टार्टिंग में 1 सेल थे, तो जब 1 सेल मल्टीप्लाई किए तो 2 बनेंगे, तो 2 to the power 1, ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दूसरा सेल साइकिल शुरू होगा और फिर ये सेल 2 में ब्रेक होगा और ये सेल 2 में, है ना, एक सेल 2 में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड साइकिल कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद अगर आप गिनेंगे तो कितने सेल हैं आपके पास, देखिए 1 2 3 4 सेल्स हैं। तो 2 to the power 2, और यहाँ n0 1 था इसलिए 4 है। अगर 2 होता तो हमारे पास 8 आ जाते, इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। अभी 1 से शुरू कर रहे हैं बेसिक से। अब फिर ये जो है वो 2 में डिवाइड होगा, ये वाला सेल 2 में डिवाइड होगा, ये वाला सेल 2 में और ये वाला सेल 2 में। तो यहाँ पर थर्ड सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 3। तो जब तीसरा सेल साइकिल कंप्लीट हुआ तो अगर आप गिनेंगे तो आपके पास कितने सेल आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल। अगर 8 क्या होता है, 2 to the power 3, 3 क्या है, थर्ड सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो 2 to the power 3 इंटू 1, 1 क्यों? क्योंकि एन नॉट 1 है, स्टार्टिंग में 1 सेल कर रहे हैं तो 1 को इंटू करते रहेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 1 साइकिल के बाद 2 to the power 1 सेल बनेगा इंटू एन नॉट, स्टार्टिंग में कितना था 2 सेल साइकिल के बाद 2 to the power 2, यहाँ 2 सेल साइकिल तो पावर 2, 3 सेल साइकिल तो पावर 3, और n साइकिल ऐसे कंप्लीट होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 to the power n सेल्स इंटू एन नॉट जो स्टार्टिंग में नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब सेल साइकिल का ड्यूरेशन हमारे पास कितना, तो हमें नंबर ऑफ सेल साइकिल चाहिए। क्वेश्चन में है कि एक बैक्टीरिया 35 मिनट्स में 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिप्रोड्यूस करेगा फिजन से तो 2 हो जाएगा, तो 35 मिनट्स में एक साइकिल कंप्लीट होती है। हमें पता करना है कि कितनी सेल साइकिल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास कितना टाइम दिया है, टोटल टाइम 175 मिनट्स। तो हम बस ये पता कर लेंगे कि 175 मिनट्स में कितनी सेल साइकिल कंप्लीट हो गई। तो यहाँ नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 35 मिनट्स, 35 मिनट्स में 1 साइकिल कंप्लीट हुई, तो 175 मिनट्स में कितनी होगी, तो 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी। और नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे 5 साइकिल्स के बाद, 2 to the power 5 इंटू एन नॉट, यहाँ तो 1 ही था एन नॉट, पर यहाँ पर एन नॉट 10 to the power 5 है, तो 10 to the power 5 सेल्स। तो ये आपका हो जाएगा 32 इंटू 10 to the power 5 सेल्स पर मिलीलीटर, है ना, पर ml दिया था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 32 इंटू 10 to the power 5, है ना। ऑप्शन में बिल्कुल ध्यान रखना है, गलती से बी नहीं करना है, सी यहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें देखी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, देखिएगा, अपने तरह से नोट्स बनाइएगा, आपको जो लिखना है जितना लिखना है मॉडिफाई करिएगा, पर जब आप नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा और पिछले की थ्योरी से कनेक्ट करके पढ़िएगा, फिर धीरे धीरे चैप्टर्स को आप कनेक्ट करिएगा, है ना, और ऐसे करके आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा किया। अगली वीडियो में 3 क्वेश्चन और करेंगे, 19, 20 और 21, और उसकी अगली वीडियो में हम लोग मेटाफेज से शुरू करेंगे, जैसे हम लोग ब्रीफ में कुछ जानकारी ले रहे थे, और इसी तरह टॉपिक वाइज हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।